का जो भार मुझे दिया गया है उसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता आंदोलन विमर्श तब और अब अमृतकाल के परिप्रेक्ष्य में प्रति सत्र में हमारे पास जो रिसर्च स्कॉलर्स के 4 पेपर्स थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो उनका टाइटल था वो मैं पढ़ के बता देती हूँ। घुमंतु एवं विमुक्त समुदायों की स्वाधीनता आंदोलन में योगदान, श्रीमती पूजा सक्सेना का था। काकोरी कांड में शामिल बुंदेलखंड की विस्मृत वीरांगना शिवम शर्मा। स्वाधीनता आंदोलन में औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध, एक समीक्षात्मक अध्ययन, डॉक्टर प्रभाकर पांडे। और स्वाधीनता की जनचेतना की अलग, ज्योति के प्रज्वलन में मशाल के रूप में मीडिया की भूमिका, इतिहास विमर्श के संदर्भ में स्मृता राशि। माफ़ कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है तो ये चारों पेपर नहीं पढ़े जाएंगे। इस सत्र के आरंभ में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ इस सत्र की अध्यक्षता हेतु डॉक्टर धर्मेंद्र पारेसर। श्री धर्मेंद्र पारेसर आदिवासी लोक कला एवं बोली अकादमी के निदेशक हैं। आपने जनजातीय घुमंतु जातियों पर विशद अध्ययन गत 30 वर्षों से निरंतर किया है। आप लगभग 18 पुस्तकों के लेखक हैं। आप आसन ग्रहण कर लिया जी। दूसरे हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर से, आप कृपया मंच पर पधारें। तीसरे जो वक्ता हैं विजय मनोहर तिवारी सर, कृपया आप मंच ग्रहण करें। सत्र के आरंभ में मैं स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर का स्वागत के लिए डॉक्टर चित्रा आम्रवंशी माँ, विभागाध्यक्ष इतिहास को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आए। डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर सर, आप अनुसंधान, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्कूल मंत्रालय समिति, दिल्ली विश्वविद्यालय समिति में भी सलाहकार का कार्य किया है। 2013 में ऑर्गेनाइजर पत्रिका के संपादक रहे हैं। मूलतः आप राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप प्रखर प्रवक्ता भी रहे हैं। आप वर्तमान में प्रसार भारती की आज़ादी के अमृत महोत्सव समिति के सदस्य भी हैं। मैं आपके स्वागत के लिए पुष्पांजलि शर्मा मैम को आमंत्रित करती हूँ। इस सत्र के प्रमुख वक्ता श्री विजय मनोहर तिवारी, सूचना आयुक्त एवं लेखक रहे हैं। आप इतिहास में भी अपनी रुचि रखते हैं। इनके लिए मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ओपी शर्मा सर को। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, इस सत्र का हमारा जो विषय है वो इतिहास विमर्श और मीडिया है। इसकी भूमिका के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। भूमिका कोई नहीं है ज़्यादा। एक तो सबसे एक
निवेदन ये है कि जो शोध पत्र हम पढ़वा रहे थे सत्रों में, तो इस सत्र में जिनके शोध पत्र थे उनसे हाथ जोड़ करके थोड़ा प्रार्थना है कि आज नहीं पढ़वा पाएंगे, समय की कुछ मर्यादा है, और जो हमारे पास अच्छे इतने प्रखर वक्ता लोग विद्यमान हैं तो उनको हम सुनेंगे और आपका शोध पत्र हम आगे प्रकाशित करेंगे और अगले सेमिनार में भी अवसर देंगे। इसलिए आज क्षमा चाहते हुए आज का ये जो सत्र है, ये मेरे कई सारे साथियों ने कहा कि ये इतिहास विमर्श और मीडिया क्या चीज़ है और कैसे थोड़ा सा इसको ब्रीफ करिए। तो मैंने सुबह के जो विषय प्रस्तावना में बात रखी थी, और ऐसा हमें सबको अनुभव होता ही है, हम सुबह से जगते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और आज तो सोशल मीडिया, हर हाथ में मीडिया है, हर जेब में मीडिया है। आप मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे इतिहास की यात्राओं से गुजरते हैं, इतिहास की बहुत सारे विषयों से दो चार होते हैं, तो वो आपके मन में कहीं ना कहीं स्थान बनाता है। अच्छा स्थान बनाता है, बुरा स्थान बनाता है, कैसा बनाता है, लेकिन बनाता है, और वो हर सामान्य नागरिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल में है आज की डेट में। चाहे कोई कारीगर हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, हर क्षेत्र का व्यक्ति ये जो मीडिया है उससे अपने इतिहास के डिस्कोर्स को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करता है। उसकी चेतना में इतिहास के बहुत सारे विषय बिंदु स्थान बनाते जाते हैं। भले वो उन किताबों से, जैसा केडिया जी ने 50 किताबें यहाँ दिखाई, इतनी किताबों से वो नहीं गुजरता, लेकिन जरूर इतिहास के प्रसंगों से गुजरता है और कुछ धारणाएं बनाता हुआ चलता है, कुछ धारणाओं को निकालता हुआ भी चलता है। तो एक मीडिया के साथ उसकी इतिहास की यात्रा सामान्य नागरिक की बनी ही रहती है। तो ये जो सत्र है, इसमें दो ऐसे हमारे पास वक्ता हैं जिन्होंने पूरा जीवन मीडिया में भी दिया है और इतिहास में भी दिया है। हमारे विजय मनोहर तिवारी जी को सब परिचित हैं, वो एक पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक, 25 साल, और इतिहास की बहुत सारी विषयों से जूझते रहे हैं। अपने आप को इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन हम सब उन्हें एक इतिहास पत्रकार के रूप में जानते हैं। और अभी उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक गरुड़ से आई है, भारत में इस्लाम एक वन, हिंदुओं का हश्र। वो एक रिपोर्टिंग की तरह पुस्तक है। तो और हमारे प्रफुल्ल केतकर जी, वो भी इतिहासकार नहीं हैं लेकिन पत्रकार हैं, और पत्रकार के साथ एक ऐसी पत्रिका के संपादक हैं जो देश की राष्ट्रीयता को समृद्ध करने का काम करती है। और उनके पास तो ऐसे तमाम विषय आते ही रहते हैं, उन विषयों से वो रोज दो चार होते हैं जो विमर्श के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। तो हमें लगा कि एक हमारे पास ऐसे दो विभूतियां हैं, तो उनको हम इस दृष्टि से सुने कि मीडिया हमारी धारणाओं को बनाने, बिगाड़ने में, दूर करने में कैसी भूमिका निभाता है, और वो कैसी भूमिका निभा सकता था अब अगले पिछले 70-75 साल में, खासकर स्वाधीनता के आंदोलन के इतिहास को लेकर। इतनी सी छोटी सी बात मुझे कहनी थी। मैं हमारे प्रमुख वक्ता श्री प्रफुल्ल केतकर को आमंत्रित करती हूँ अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, विजय मनोहर तिवारी जी, संचालन करने वाली मैडम और सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, इतिहास विमर्श और मीडिया, मैं उस पर आऊंगा। मुकेश जी से मेरा एक निवेदन है, इसका ऑल ओवर यदि पूरे विषय को यदि हम स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श सिर्फ अब और तब में करते तो वो अपूर्णता, जैसे उन्होंने कहा, लेकिन उसको शायद कल, आज और कल करते तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि आज बहुत कुछ बदला है। आज जिन चीजों पर, कम से कम आज जिन कहानियों पर, जिन व्यक्ति के नामों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो 2-4 साल पहले कोई नाम भी नहीं लेता था, लेकिन नाम पता था। जैसे केरल में मार्तांड वर्मा पता है, वेलु नाचियार तमिलनाडु में पता है,
तो अनंत कानेरे वहां पे पता है, लेकिन उनको हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं माना। तो क्यों नहीं माना? तो कुल मिलाकर हमारे स्वाधीनता आंदोलन की एक कहानी का एक बड़ा विमर्श गढ़ा गया, और उस विमर्श के पीछे एक वैचारिक प्रेरणा थी। मैं मानता हूं कि ये ब्रॉडली 3 आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स की लड़ाई है। एक कंस्ट्रक्ट जो ब्रिटिशों ने गढ़ा और नेहरू की कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया, जिसने ये माना कि भारत कभी भी एक देश, एक राष्ट्र नहीं था। इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। स्वयं अपने 14 अगस्त की रात के भाषण में भी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में भी, नेहरू ने इसी बात को वी हैव टू मेक अ न्यू नेशन कहा, नॉट न्यू स्टेट। इसलिए कुसुमलता जी का वो डिफरेंशिएशन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सभ्यता के नाते हम राष्ट्र होना और 1947 के बाद एक राष्ट्र राज्य होना, इसमें बड़ा अंतर है। दूसरी एक धारणा जिसको देश के सामने पहली बार, जहां से मैं पढ़ा हूं, उस जेएनयू से पहली बार आपने इतने प्रखर रूप से सुना, लेकिन वो पहली बार थोड़ी ही था। तो भारत ये टुकड़ों का ही देश है। इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन, इंडिया इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ। भारत तो टुकड़ों टुकड़ों को ब्रिटिशों ने इकट्ठा लाया है। यह मानने वाली कम्युनिस्टों की एक दूसरा धड़ा स्वतंत्रता से पूर्व भी था, स्वतंत्रता के बाद भी रहा। यह दूसरी अवधारणा। और एक तीसरी अवधारणा वेदों की हो, उपनिषदों की हो, पुराणों की हो, चाणक्य की हो, विक्रमादित्य की हो, राजा शिवछत्रपति की हो, महाराणा प्रताप की हो, सारे भक्ति आंदोलन की हो, या सारे स्वतंत्रता संग्राम की हो, कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। यहां पे भले ही राजा अलग अलग रहे हो, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, ये एक सांस्कृतिक पवित्र भूमि के रूप में इसको माता मानने वाला एक समाज यहां पे सजीव रूप में सतत जीवंत रहा। राष्ट्र के रूप में यह मान्यता रखने वाला तीसरा विचार है। मैं मानता हूं मूल संघर्ष जो है वो इन 3 धारणाओं का है कि इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग, इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, एंड भारत इज अ प्राचीन राष्ट्र। अब मीडिया ने इसमें भूमिका क्या निभाई और कैसे निभाई? कुल मिलाकर हमारे सामने आज कहानी क्या है कि आज आशुतोष जी ने कहा कि वास्को द गामा आया, वहीं से शुरू करते हैं। कालीकत के दरबार में आया, वो भी उन्होंने बता दिया। मुझे विद्यार्थी मित्रों में से कोई बताए किसके दरबार में आया था, क्या नाम था उस राजा का? ओके, सो जामोरिन को हम जानते हैं। ये जामोरिन क्या होता है? कभी मन में प्रश्न नहीं आया? वास्को द गामा अपनी डायरी में लिखता है कि मैं एक क्रिश्चियन राजा की खोज में आया हूं जिसका नाम प्रिंसटन जॉन है। तीन महीने में भगा दिया था उसको, टैक्स इवेजन के मामले में भगा दिया था। उस राजा को हम जानते हैं जामोरिन। उसको तो जामोरिन वास्को द गामा ने कहा था। हम पोर्तुगीजों के नाम से हमारे राजा को जानते, उसका नाम नहीं पता हमको। उसका नाम था मानविक्रमाटू, जिसने उसको हराया था। बेटा था उसका, राजा वो था राजपुत्र मानविक्रमाटू। उसको पदवी जो मिली थी वो थी सामुद्री।
प्रोटेक्टर ऑफ सी, जिसको समुद्र में टैक्स कलेक्शन का और आने जाने वाले व्यापार के जहाजों पर सुरक्षा प्रदान करने का जिसके पास अधिकार है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा राजा था सामुद्री। हमने नहीं दिया, चीनी और अरब व्यापारियों ने वो पद उसको नाम दिया था। अब ब्रिटिशों को नहीं, पोर्तुगीजों को नहीं बोलने आता था, उसको सामुद्री को उन्होंने कर दिया जामोरिन। हमारी एनसीईआरटी की बुक कहती है जामोरिन, हमारा मीडिया कहता है जामोरिन। अब ये जब आता है वास्को द गामा, तो हमारे पास मोटी मोटी कहानी क्या है? कहानी ये है कि हम अविकसित थे, पिछड़े हुए थे, ये व्यापार करने के लिए आए। व्यापार करते करते इन्होंने देखा कि ये तो पूरा विभाजित देश है, अलग अलग जाति बिरादरी में बटा हुआ है, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, अलग अलग राज्य व्यवस्था में बटा हुआ है, आपस में लड़ते रहते हैं, इनको सभ्य बनाना है। तो उन्होंने व्यापार करते करते धीरे धीरे यहाँ पे राज्य करना शुरू किया। जब कंपनी का राज स्थापन हुआ तो फिर रानी ने उसके विरोध में जब विद्रोह होने का प्रयास हुआ तो रानी ने अपने हाथ में और पार्लियामेंट के द्वारा, कानूनों के द्वारा यहाँ पे अपनी एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था प्रस्तावित की। और उसके कारण हमारे मन में एक भाव उसके विरोध में उत्पन्न हुआ जिसको कहा गया मॉडर्न नेशनलिज्म, आधुनिक राष्ट्रवाद हमारे मन में पनपा, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और क्योंकि हम मूलतः शांति प्रिय देश थे, तो शांति और सत्याग्रह के रास्ते से हमने ये आंदोलन लड़ा और हमने 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता प्राप्त की। क्योंकि हम पहले से ही आपस में लड़ने वाले थे, बिखरे हुए थे, विभाजित थे। ब्रिटिश जाने के बाद फिर से वो हम ना लड़ते रहे, फिर से हिंसा ना हो, इसलिए जाते जाते और एक पार्टीशन करके गए। कुल मिलाकर हमारे सामने स्वाधीनता का यह संग्राम है। अब उस स्वाधीनता संग्राम के दौरान मीडिया क्या था? पहली बात तो हम ये भूल जाए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मीडिया। मीडिया कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। मीडिया यह संकल्पना ही शुरू हुई राजनीतिक दलों के यूरोप में अपना अपना पक्ष रखने के लिए, कोई ना कोई एक माध्यम हो, उस माध्यम को उन्होंने मीडिया कहा। भारत में भी जो मीडिया आया रेगुलेशन एक्ट के थ्रू 1772 के बाद, वो भी मीडिया ब्रिटिशों का पक्ष रखने के लिए ही आया था। उसके रिस्पांस में जो मीडिया आया, लोकमान्य तिलक क्या पत्रकार थे क्या? मूलतः गणित और संस्कृत के विद्यार्थी थे। बाबा साहब आंबेडकर ने मूक नायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक इतनी सारी पत्रिकाएं चलाई, वो पत्रकार थे क्या? गांधी जी ने यंग इंडिया से लेकर हरिजन से लेकर अनेक प्रकार के पत्र चलाए, वो क्या पत्रकार थे क्या? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने अपने जीवन में पत्रकारिता ना की हो, लेकिन वो अपने पत्रकारिता में हमेशा वो इस ब्रिटिशों के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू जो एक नैरेटिव प्रस्थापित हो रहा है, उसके विरोध में भारत की आवाज के नाते खड़ा हो रहा है। और जिस इतिहास की एक अवधारणा को लेकर आज हम चल रहे हैं, उसको एक बल वैचारिक जगत में जहां जहां से मिल रहा है, उनके विचारों को अपने पत्रों के द्वारा समाज में भारतीय भाषाओं में फैलाने का काम कर रहा है। मतलब मदन मोहन मालवीय जी, कल उनका
कल उनकी जन्म जयंती है। कितने सारे ऐसे भारत की पत्र पत्रिकाएं होंगी कि जिसमें मालवीय जी का योगदान होगा। लोगों से कर लोगों को कहते थे नहीं भाई चलाओ, और अपने गहने घर के गिरवी रख के मशीन चलाने वाले भी लोग थे, और महिलाएं भी उसमें साथ देती थी। फिर स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होते होते, स्वाधीनता आते आते कुछ ही दिनों में बाबा साहब अंबेडकर को ये क्यों कहना पड़ता है कि ये मीडिया तो सत्ताधीशों का पिछलग्गू हो गया है। इस भाषा का प्रयोग करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। 54-55 आते आते प्रेस काउंसिल बनती है और एक एडवर्टीजमेंट पॉलिसी समाज के भरोसे या सरकार भरोसे चलने लगता है। भोपाल उसका सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए और भी याद दिलाना चाहता हूं। शायद यहां से जितने अखबार निकलते पूरे भारत में कहीं से नहीं निकलते हो, या शायद विश्व में भी नहीं निकलते होंगे। क्योंकि सरकार भरोसे मीडिया चलना है, यह पॉलिसी बन गई राज्य की। आपको सरकार पर निर्भर रहने का, आश्रित रहने का एक अच्छा इंतजाम किया गया। और जैसे स्वदेशी समाज में, स्वदेशी समाज नाम का एक स्पीच है रविंद्रनाथ टैगोर का 1902 का, विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं? कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे घर में पानी ना पहुंचाए। अब मैं यहां से बोलूंगा तो लगेगा कि मैं हर घर जल योजना का विरोध कर रहा हूं, लेकिन उस समय वो कह रहे थे कि आप होते कौन हो? हमारे पानी पर हमारा अधिकार है, आप होते कौन हो हमारे घर में पानी देने वाले? वो कहते हैं पानी, मंदिर, शिक्षा, स्वास्थ्य और जंगल, इस पर समाज की जब तक मालकियत है तब तक वो समाज स्वदेशी है। जिस दिन उसकी मालकियत सरकार की हो गई, उस दिन सरकार किसी की भी रहे, समाज परतंत्र रहेगा। मीडिया ने इस परतंत्रता को स्वतंत्रता के बाद पुष्ट करने का काम किया, और उसका कारण था क्योंकि मीडिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे विचारक थे जो एक तो स्वयं पत्रकारिता में उतरे, या पत्रकारिता के बाहर जो वैचारिक आंदोलन चल रहा था उसको मीडिया के द्वारा समाज में ले जाने का काम कर रहे थे। अब एक विमर्श जो है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं मूलतः एक तो जेएनयू का पढ़ा हूं और अंग्रेजी भाषा का पत्रकार हूं, तो मैं तो वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेज हूं, तो इसलिए इंग्लिश में ज्यादा सोचता हूं। तो मूल शब्द तो विमर्श नहीं, वो तो हमने भाषांतरित करके कैसे कैसे लाया हुआ शब्द है। मूल शब्द है नैरेटिव। अब नैरेट क्या करते हैं? नैरेट क्या करते हैं? विमर्श में वो समझ में नहीं आता, लेकिन हम नैरेट करते हैं स्टोरीज, कहानी। भारत का सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है? पूरे विश्व में भारत का सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है? सबसे पॉपुलर कहानी क्या है? बोलिए। जी, चल रामायण है। यहां बैठे हुए कितने लोगों ने वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल पढ़ी है? 2 हाथ। इतना ही परसेंटेज होता है दुनिया भर में, लेकिन फिर भी रामायण सबको पता है। वाल्मीकि की रामायण पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी रामायण पता है,
इतिहास नहीं पढ़ा है, नहीं, वो तो रामानंद सागर की भी देखी है। मैं कह रहा हूं वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी राम हमारे चित्त मानस में कथाओं के रूप में हर समय, हर कालांतर में अलग अलग रूप में आए, उस समाज की आवश्यकता के अनुसार आए, लेकिन विद्यमान रहे। रामायण भारत का नैरेटिव है जो विश्व एक्सेप्ट करता है। एक कॉल दिया, थोड़ा सा प्रयास हुआ, संस्कृति मंत्रालय ने प्रयास किया, श्री श्री रविशंकर जी उतर गए। 45 देशों ने इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज अपने संगीत रामायण के नाटक उस महोत्सव में भेजे। वाल्मीकि जी गए थे क्या वहां पे बताने के लिए कहानी? पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि कुसुमलता जी ने जितने पुस्तक दिखाए, मुकेश जी ने जैसे बताया, वो शायद कोई नहीं पढ़ता। आप में से इतिहास के स्टूडेंट होने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो शायद बिपिन चंद्रा और रोमिला थापर ओरिजिनल नहीं पढ़े होंगे। आप अपने स्थानिक भाषाओं में स्थानिक लेखकों को ही पढ़ेंगे या अपने टीचर्स ने दिए हुए नोट्स को पढ़ेंगे और एग्जाम लिखेंगे। नुकसान कम होता है उससे, वो अच्छा सिस्टम है। बुद्धि कम भ्रष्ट होती है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की ज्यादा होती है। तो नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया मैं मीडिया वाला, मैं एकेडमिक्स में भी रहा हूं, तो इसलिए मुझे पता है। तो मूल मुद्दा यह है कि एकेडमिक में जो डिस्कोर्स प्रस्थापित होता है वो मीडिया कहानियों के माध्यम से उस विचार को समाज में ले जाता है, प्रस्थापित करता है। और इस कारण से इस मीडिया के द्वारा हम गुलाम थे। हमको शांति और सत्याग्रह से मार्ग से ही केवल, प्रॉब्लम वो था या नहीं था या नहीं है, से ही केवल से है स्वाधीनता मिली। ब्रिटिशों का शासन ये न्यायपूर्ण शासन था। भारत में ब्रिटिश आए तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। ये सारे नैरेटिव्स गढ़ने में इस मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस कारण से जो समाज केंद्रित मीडिया का विमर्श होना चाहिए था, वो विमर्श कभी उपस्थित नहीं रहा। और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं रहा। 2009-10 के बाद इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, इस मीडिया में और एक समस्या पैदा हुई जो एकेडमिक डिस्कोर्स में थी, वो मीडिया में भी आई कि देखिए, कुसुमलता जी तो बहुत अच्छा हिंदी बोल लेती, मुझे हिंदी बोलने में समस्या है क्योंकि मूल मातृभाषा मराठी है, ज्यादा लिखता पढ़ता अंग्रेजी में हूं। लेकिन फिर भी उनको रेफर करते हुए ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर्स के ये लेकर आपको दिखाने पड़े अंग्रेजी में, उनको वो दिखाने के बाद आपको लगा कि नहीं, ये इंटेलेक्चुअल है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सबसे बड़ा जो अपराध किया है वो हमारी राजनीतिक गुलामी नहीं थी। मनोज जी ने बताया वैसे वो केवल सांस्कृतिक भी नहीं थी, केवल आर्थिक शोषण भी नहीं था। 1856-57 में ये जो नया यूनिवर्सिटी सिस्टम आया, जहां से बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटीज खुली, और उसके बाद 1838 से तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्रस्तापित हो चुकी थी और इसमें यह माना जा रहा था कि मैट्रिकुलेशन हो जाए तो पर्याप्त है, इनसे हम शासन चला लेंगे। 1850-52 आते आते ब्रिटिशों के लगने लगा, और चार्ल्स ट्रेवेलियन तो कहता है अपने पार्लियामेंट के सामने मिनट्स में कि दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज सोसाइटी। दे कम टू आवर स्कूल्स
हमारे स्कूल में आते हैं, हम जो गवाते हैं वो गाते हैं, हम जिसकी प्रार्थना बोलो वो भी करते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये इतने विचित्र लोग हैं, घर जाते हैं, अपना बस्ता टांग देते हैं, नहा लेते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करके चार दीवारी में घर के अंदर जाने के बाद इनके दादा दादी माता पिता क्या करते हैं पता नहीं, हमने स्कूल में जो भी किया वो सारा ध्वस्त हो जाता है। इसी कारण से कोलंबस 1494 में पहुंचा है अमेरिका में, और 1676 तक अमेरिका का संविधान बन गया। गोरों ने गोरों का संविधान बनाया है ब्रिटिशों के खिलाफ लड़के। किसी ने यह प्रश्न नहीं किया, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं करता। अरे भैया वहां पे भी तो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, वो कहां गई? उसकी स्वतंत्रता कहां है? वही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वही न्यूजीलैंड में हुआ, अफ्रीका में हुआ, वही लैटिन अमेरिका में हुआ। भारत अकेला ऐसा देश है वो इतने दिनों तक लड़ता रहा, ना केवल लड़ा, अपने स्वत्व के आधार पर फिर से हर बार जीने के लिए खड़ा हो गया। यह भारत का स्वत्व जो था उसको बौद्धिक रूप से गुलाम बनाने का काम हमारी सिस्टम ने ये ब्रिटिश एजुकेशन के द्वारा किया, और इस कारण से इस गुलामी की मानसिकता के साथ हम ये सारा देखते हैं, और इस कारण से हमको इसके विपरीत कोई भी बोलता है तो वो सडनली कम्युनल लगने लगता है, वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट लगने लगता है, वो इंटॉलरेंट लगने लगता है, और मीडिया उस नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। अब ये सारा मीडिया का नैरेटिव चला। दो विषयों पर मैं उदाहरण देता हूं, फिर मैं आगे बात ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, विजय मनोज तिवारी जी को भी सुनना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे लंबा समय सतत संघर्षरत भारत का समाज रहा, उसके लिए कोई एक यदि सेंट्रल मुद्दा दिखता है और वो 1697 से 1697 से लेकर आज तक दिखता है, ऐसा यदि कोई एक मुद्दा यदि मुझे कोई पूछे, देखिए हम 1857 को मानते हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन में सबसे बड़ा काम क्या किया है पता है? कि हमारा कल का जो परसेप्शन था उसको एक तरफ मैं कांग्रेस वगैरह उस पार्टी की इसमें नहीं लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन आप देखिए 1498 से लेकर लगभग 1823 तक की सारी लड़ाइयां जो हुई है और इन विदेशी यूरोपीय आक्रांताओं की हार हुई है, वो तो सारी की सारी दक्षिण पश्चिम पूरब के कोस्टल एरिया के राजाओं के द्वारा हुई है। वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से पूरी तरह से मिसिंग थे। जिन नामों का, चाहे वेलु नाचियार हो, चाहे वो मार्तंड वर्मा हो, चाहे रानी अबक्का हो, इनके नाम हमारे सुनने में भी नहीं आते, जिन्होंने ब्रिटिशों का, पोर्तुगीजों का एक डिसाइसिव डिफीट दी, डचों को हराया, नेवल फोर्स के रूप में हराया, आर्म फोर्स के रूप में हराया। तो हमारे राष्ट्र का जो हमारी उस समय की सीमाएं थी, उनका एक आकलन इस स्वतंत्रता संग्राम के रिविजिटिंग के कारण होने लगा। तो आज सबसे बड़ा बदलाव यह आया है, लेकिन उससे भी बड़ा जो बदलाव आया है वो ये है कि इस बौद्धिक गुलामी में हम फंसे हुए हैं, इसका कम से कम कुछ लोगों को एहसास होने लगा है कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम तो केवल इतना नहीं था जो इतना रोमिला थापर या बिपिन चंद्रा लिख रहे हैं। इससे भी इतर भी कुछ था। वो कुछ भी कहे, किसका कुत्ता था, किसका नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के पहले और कांग्रेस के बाहर बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिसकी लड़ाई केवल स्वराज नहीं थी, केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था। एक वैचारिक स्वातंत्र, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज,
इसके आधार पर स्व की पुनर्स्थापना का था। उन्होंने स्वधर्म के रूप में आक्रमण किया, हमने स्वधर्म के रूप में उत्तर दिया। पोर्तुगीज वॉज अ ब्रूटल फोर्स, अ कैथोलिक चर्च इन्वेडेड इंडिया एज पर द ट्रीटी ऑफ थेसिडलस। 1494 की ट्रीटी थी, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बांट दिया था पूरे विश्व को, उसके तहत वो आया था। वो नहीं छुपाता इसको, वो अपनी डायरी में स्पष्ट रूप से लिखता है, मैं कितने मिशनरीज को लेकर आ रहा हूं, कितने हथियारों के साथ लेकर आ रहा हूं। हम मानते हैं कि वो जामोरिन के दरबार में आया और व्यापार करने के लिए आया। वो पहली कंडीशन ये रखता है, अरब व्यापारियों के लाइसेंसेस खत्म करो, केवल क्रिश्चियंस को दो, हम दोनों एक ही उपासना पद्धति के हैं, जीसस को मानने वाले हैं, तो व्यापार मिलकर करेंगे, क्योंकि वो उसको प्रेस्टन जॉन मानता है। ये वो लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सो प्लीज डोंट कोट मी एज अ एडिटर ऑफ अ संगी मैगजीन। ये वास्को द गामा लिख रहा है। लेकिन ये मीडिया हमको, क्योंकि एकेडमिक में नहीं है, तो वो मीडिया में भी कहानी में नहीं आता। और इसकी एक जो और बात में जो बता रहा था कि इसकी एक प्रोसेस एस्टेब्लिश हो गई। प्रोसेस क्या एस्टेब्लिश हो गई कि आप जमीन पर क्या तथ्य है उसके आधार पर आप नैरेटिव नहीं बना रहे। तो आपने पहले तय किया कि क्या समाज के लिए प्रस्थापित करना है इंटेलेक्चुअली, उसके लिए अंग्रेजी में एक अच्छी फ्लॉरी लैंग्वेज में एक कहानी एकेडमिकली साउंड लगने वाली गढ़ी, उस पर किसी को पीएचडी करवा दिया, उस पीएचडी को कोट करते हुए और 2-4 बुक्स लिख दी, उसको धीरे धीरे फिर हिंदी में लेकर आए, वहां से फिर वो भारतीय अन्य भाषाओं में आई और मीडिया उसको फिर एज अ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के रूप में एक मान्यता देने लगा। इसका क्लासिक उदाहरण है यदि कोई है तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसका कोई आधार नहीं था, ना ब्रिटिशों ने की तब था ना आज है, लेकिन समाज में जितना रामायण है उतनी आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, आर्यवार से। मैं कहता हूं इसको, ये जो नैरेटिव की प्रोसेस ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने एस्टेब्लिश की, जिसके हम आज भी शिकार है। आज कुसुमलता जी ने भी उसी का एक तरीके से ये दिया, धर्मपाल जी ने भी उसी का एक तरह से चित्रण हमारे सामने किया था। ब्यूटीफुल ट्री में के संदर्भ में गांधी जी जब भाषण करते तो उन्होंने भी वही किया था। इतना ही क्यों, मैंने जिस रविंद्रनाथ टैगोर की स्वदेशी समाज का उदाहरण दिया वो भी वही कह रहे हैं। दीनदयाल जी एकात्म मानव दर्शन की बात कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं। एक तरह से अंत के समय में आते आते रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात करते करते मानवेंद्र नाथ रॉय भी वही कह रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, विकेंद्रित होनी चाहिए। चौखंबा राज की बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया भी उसी तरफ बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है कि भारत में घूमने वाला, भारत को भारत के चश्मे से देखने वाला, ब्रिटिशों का चश्मा उखाड़कर फेंकने वाला हर कोई ये कहता है कि ये व्यवस्था अपनी नहीं है। और ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता, फिर हमको लगता है क्या मूर्ख है क्या? नहीं, उनके बुद्धि पर और आंखों पर आज भी ब्रिटिशों का चश्मा लगा हुआ है। उस मीडिया को एक्सपोज करने का काम पहली बार डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने शुरू किया, जिनको ट्रोल कहा गया। वो रिएक्शनरी होंगे, लेकिन वो खोद खोद कर प्रश्न खड़ा करने वाले ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने ये जो मोनोपोली ओवर डिस्कोर्स था कुछ लोगों का, उसको चैलेंज करना शुरू किया, क्योंकि मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ। इस डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस में एक तरफ राम जन्मभूमि का आंदोलन जिसने समाज में एक नवजागरण किया, और दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आने वाला ये मीडिया का नया प्रभाव। इन दोनों के चक्कर में पिछले आप यदि देख लेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि वैसे तो कॉलोनाइज होने वाले सबसे ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी के होने चाहिए या लॉ के होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स टिपिकली यूरोपियन कॉलोनियल प्रोटेस्टेंट सिस्टम्स है। वेबर का यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे
प्रोटेस्टेंट एथिक्स पर और राइज ऑफ कैपिटलिज्म पर, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि ये सारे के सारी सिस्टम जो है वो, इसीलिए पोर्तुगीजों के अप्रोच में और ब्रिटिशों के अप्रोच में भी अंतर है। वो टिपिकल कैथोलिक अप्रोच है, ब्रिटिशों का टिपिकल प्रोटेस्टेंट अप्रोच है, विच इज मोर apparently liberal, legal, but more destructive in nature। वो दिखता नहीं है लेकिन उसका इंटरनल डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन बहुत बड़ा है। मेरा यह मानना है कि हमारे आक्रमण कितने हुए नहीं हुए उस पर कुसुमलता जी ने तो आंखें खोल ही दी है, लेकिन आक्रमण होते रहे ये भी मान लिया, हम संघर्षरत थे ये भी मान लिया, फिर भी 900 वर्षों ने जितना नुकसान नहीं किया उतना पिछले 100 वर्षों ने किया। क्योंकि इंटेलेक्चुअली कल्चरली भारत में भारत जैसे भारतीय दिखने वाले, भारत के रहने वाले लोगों ने जब ब्रिटिशों के भाषा में हमको ये कहना शुरू किया और मीडिया ने उसको एंडोर्स किया। तो मैं 2 उदाहरण जिनकी बात कर रहा था पॉपुलर है इसलिए उनको उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। एक डिस्कोर्स जिसका मैंने उल्लेख किया कि इंटॉलरेंस का डिस्कोर्स, ठीक है, और दूसरा है काउ लिंचिंग का डिस्कोर्स। 2 पॉपुलर मीडिया डिस्कोर्सेस और ये सारे पोस्ट 2014 के डिस्कोर्स हैं, इसलिए रेफरेंस के लिए वो ले रहा हूं। अब आप सुबह से इतने लोगों को सुन रहे हो, अब तो भोजन भी हो गया है और फिर भी मैं बोलते जा रहा हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तो किसी ने कहा हुआ है या इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो कम से कम हमारा सर तो यहां पे दिखे, बाकी तो खाकर चले गए, इसलिए प्रफुल्ल केतकर जी को थोड़ी देर टॉलरेट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं टॉलरेंस, सहना ना? और हमको क्या कहा गया, अरे टॉलरेंट बनो, और जैसे मानो इनटॉलरेंस ये निगेटिव है और टॉलरेंस बहुत अच्छा है। कहां से आया टॉलरेंस शब्द, कभी हमने पूछा? तो जब ये डिस्कोर्स चला तो मीडिया में ऐसे ही मुझे किसी ने बुलाया, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं आऊंगा तो सही, लेकिन बात मैं अपनी पहले रखूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी टॉलरेंट, मुझे टॉलरेंट वॉलेंट नहीं बनना, ये तो बहुत निगेटिव टर्म है, यूरोपियन टर्म है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को काट रहे थे, पोप ने मध्यस्थी की और कहा कि भाई ऐसा है कि किसका जीसस सही और किसका क्रिश्चियनिटी सही, ये तय होने तक एक दूसरे को सहो, काटो मत कम से कम, उसको कहा गया टॉलरेंस। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जाते हैं वहां पे, वो कहते हैं आई रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन दैट गोज बियॉन्ड टॉलरेंस एंड टीच एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल वेज ऑफ वर्शिप। मेरी परंपरा तो स्वीकार्यता और सम्मान की है, मैं अपने आप को टॉलरेंट क्यों बनाऊं? जो अपने आप को केवल टॉलरेंट मानते हैं या इंटॉलरेंस को टॉलरेंस का एक बुर्खा पहनते हैं, उनको कौन भाई एक्सेप्टेंस के रास्ते पर आ जाए। मैं तो 33 प्रकार से लेकर 33 करोड़ तक मानने वाला हूं, और 2 बचा लूंगा, फर्क क्या पड़ता है? सवाल यह है कि कम से कम वो ये तो माने कि ये 33 रास्ते भी सही हो सकते हैं, उसी ईश्वर तक पहुंचते हैं, उतना मान ले तो बात खत्म। लेकिन वो कहते हैं नो, इट इज हिंदू इंटॉलरेंस दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा विषय मैंने कहा कि गाय का, औरंगजेब के फरमान से लेकर चाहे राम सिंह कुका का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में खासियों का, आप कहीं पे भी चले जाइए, यदि एक निरंतर भारत के समाज का संघर्ष का यदि कोई एक बिंदु कॉमन रहा है तो वो गाय। गो रक्षा के नाम पर भारत में जितने आंदोलन खड़े हुए उतने किसी भी एक सिंगल इशू पर नहीं। और जब से गो रक्षा के आंदोलन है तब से काउ स्मगलिंग का इशू है। और काउ
इंजीनियरिंग वाला पिटता है, ये इतिहास रहा है। ये मोदी आने के बाद भी नहीं हुआ, संघ की स्थापना के बाद भी नहीं हुआ। ये 1697 इवन छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें भी गाय को चुराना और गाय की रक्षा के लिए समाज एग्रेसिव होना, ये कॉमन इशू रहा है। एंड सडनली काउ, बीफ एंड लिंचिंग, जुनैद इज किल्ड ओवर बीफ, हेडलाइन छपी थी, बड़े प्रसिद्ध अखबार में छपी थी, बोल्ड में छपी थी। हियरिंग के लिए केस गई हरियाणा हाईकोर्ट में, तो ध्यान में यह आया हियरिंग के समय कि दो गुटों के बीच में रेवाड़ी से दिल्ली तक रोज अप डाउन करने वाले लड़कों के दो ग्रुप में सीट को लेकर झगड़ा होता था और वो 3-4 महीने लगातार चल रहा था। एक दिन एक ग्रुप ने इस ग्रुप के एक बच्चे को अकेला मिल गया, मारपीट हुई और उसमें वो मर गया। संयोग से, दुर्भाग्य से, वो मुस्लिम था, जुनैद उसका नाम था। उसके पिताजी स्वयं कहते हैं कि ये झगड़ा सीट पर शुरू हुआ था और ये पहले से था। कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि देयर इज नथिंग ओवर बीफ, लेकिन एक बड़ा अखबार हेडलाइन में डबल डेक में छापता है जुनैद किल्ड ओवर बीफ। जब उसका कोर्ट का डिसीजन आता है तो चौथे पन्ने पर 8 लाइन की खबर छापता है कि हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया है। टिप्पणी में एक लाइन आती है कि कोर्ट हैज रूल्ड दैट देयर इज नो बीफ एंगल इन्वॉल्व्ड, दैट्स ऑल। तो फ्रंट लाइन की बोल्ड हेडलाइन से लेकर जो सही खबर थी वो कैसे एक कोने में चली गई। एक नैरेटिव जरूर एस्टैब्लिश हो गया कि भारत में क्या हो रहा है, तो काऊ के ऊपर लिंचिंग हो रहा है। इंटेलेक्चुअल स्पेस में ब्रिटिशों ने प्रस्थापित किए हुए नैरेटिव्स को अनफॉर्चुनेटली स्वतंत्र भारत में इंटेलेक्चुअल्स ने और उससे भी ज्यादा मीडिया ने, क्योंकि मीडिया की कहानी उस विचार को समाज में ले जाती है, प्रस्थापित करती है। सेक्युलरिज्म शब्द तो 1976 में आया, किसी मीडिया ने सवाल नहीं किया भैया कि पूरा जो विरोधी दल है वो सारे नेता जेल में है, कोई मांग नहीं कर रहा है, वोटिंग हुआ नहीं है, और आप भारत की संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द इंसर्ट कर रहे हो। आज भी नहीं पूछता कोई, लेकिन मैं तो केवल एक प्रश्न पूछता हूं और मुझे लगता है विजय मनोहर तिवारी के लिए वो सही एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एक ही प्रश्न मन में आता है, 1976 से पहले हम कम सेक्युलर थे या 1976 के बाद हम ज्यादा कम्युनल हो गए? इस पर हम सोचेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इंटेलेक्चुअल सबवर्जन एंड मीडिया डिटोरिएशन, इनके कोरिलेशन ने हमारे मन मस्तिष्क में ब्रिटिशों की गुलामी को मजबूत करने का कैसे काम किया। अब पिछले 2-4 वर्षों में जब से ये आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में तो जगह जगह पर ये कार्यक्रम होने लगे, तो इससे ये डिस्कोर्स बहुत बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन पूरा बदला नहीं है, क्योंकि ये मानसिक गुलामी इतनी जल्दी जाती नहीं है। ब्रिटिशों को प्रस्थापित करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, भारत ने इतने आसानी से स्वीकार नहीं किया था। वो तो 1967 के बाद कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया कम्युनिस्टों को सारी शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद हम ज्यादा बर्बाद हुए। अब क्या, आगे क्या? तो आगे हमको ये मन में रखना पड़ेगा स्पष्टता के साथ कि इस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाना है। 47 में हमने राजनीतिक स्वाधीनता जरूर प्राप्त कर ली, तंत्र पूरा अपना आर्थिक नहीं है, तंत्र पूरा अपना सामाजिक धार्मिक नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, और क्योंकि वैचारिक नहीं है। ये वैचारिक आंदोलन अभी भी निरंतर चलता रहे
उसके लिए इस इतिहास का एक तरह से पुनर्विश्लेषण हो और ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं है जो समाज की पुनः प्रस्थापित हो सकती है। आज की उपस्थित व्यवस्थाओं में उस तत्व को फिर से लाया जा सकता है। इसका विचार करते हुए मंदिर, जल का व्यवस्थापन, अर्थ और सारी इंडस्ट्री, इवन कृषि, राज्य और कानून व्यवस्था, इसमें एक भारत की अलग सोच थी जिसमें राष्ट्र तो एक था, राज्य जो था वो विकेंद्रित था। ब्रिटिशों ने राज्य तो एक कर दिया, राष्ट्र को अलग अलग आइडेंटिटीज में और रेखाओं में बांट दिया। इस प्रक्रिया को रिवर्स करने के लिए ब्रिटिशों को जितना समय लगा था उतना ही समय शायद हमको भी लगे। उन्होंने 1797-98 के बाद सिस्टमेटिकली गैजेट्स के थ्रू हमारा अध्ययन शुरू किया था। 1835-36 के बाद सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1920 के बाद उनकी बात आगे बढ़ाने वाले इंटेलेक्चुअल्स प्रस्थापित हो गए। मैं मानता हूं आज ये प्रक्रिया रिवर्स होना शुरू हुई है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है तो एक आंदोलन के रूप में समाज में ये नैरेटिव लेकर जाना पड़ेगा और उसमें मीडिया जो सरकार पर केवल निर्भर ना हो, केवल अंग्रेजी के जो कॉलोनियल नैरेटिव्स है उनको आगे बढ़ाने वाला ना हो, भारतीय भाषा में भारत के बोध के साथ भारत का विचार आगे ले जाने वाली कहानी बताने वाला मीडिया खड़ा भी करना होगा, पुष्ट भी करना होगा और उसके द्वारा भारत की बात भी करनी होगी। तो ये केवल बात फिर तब और अब पर नहीं थमेगी, कल, आज और आने वाला कल भी हम इसमें समाहित कर पाएंगे। ऐसी हम सबको प्रेरणा मिले, ऐसी शुभकामना देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद केतकर जी। आपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका के कई अनछुए पहलुओं से हमारा ज्ञानवर्धन किया है। निश्चित ही हम आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन से लाभान्वित हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विजय मनोहर तिवारी सर को। नमस्कार। आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, प्रफुल्ल जी और आप सभी मित्रों, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्र ने 4 बजे हम सबको चाय पर उपस्थित होने का फरमान पहले ही दिया हुआ है और समापन सत्र में उसके बाद हम सबको बैठना है। बहुत कुछ कहने को है नहीं और जो भोजन अवकाश के पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण सत्रों में हमने प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, मनोज श्रीवास्तव जी और भटनागर साहब को सुना, तो उन्होंने जिन इतिहास के संदर्भों को हमारे सामने रखा जो हमारी मेमोरी में एक चिप की तरह हमारे मस्तिष्क में होने चाहिए थे जन्म से, और वो पूरी तरह से ब्लैकआउट हैं, हमारी स्मृतियों से गायब हैं। और ऐसे शून्य में जब ये समाज है तो मीडिया के लोग जो काम कर रहे हैं प्रिंट में, फिर टेलीविजन आने के बाद और अब डिजिटल में, ये कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं है कि वो बिल्कुल जागृत चेतना के अपने सारे कुंडलिनी के चक्र जागृत करके वहां बैठे हुए हैं तो वो इतिहास को 360 डिग्री पर बैठकर पूरा न्याय संगत देश के सामने जो स्थितियां हैं उनको रखेंगे। वो भी उतने ही शून्य में हैं। और 25 साल मैं अखबारों में भी रहा हूं और टेलीविजन में भी रहा हूं, और मेरा अपना अनुभव ये है कि जो गढ़ी हुई अवधारणाएं हैं इतिहास को लेकर, वो तो मीडिया में अपनी जगह एक अदृश्य शक्तियों की तरह काम करती हैं पूरे समय। जैसा कि प्रफुल्ल जी ने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से ये बताया है कि उनको क्या चित्रित करना है, वो वही चीजें कैसे बहती रहती हैं, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, बहुत छोटे से मेरे अनुभव ऐसे हैं कि अगर आप रियल टेक्स्ट पे जाते हैं, वास्तविक संदर्भों पे काम करते हैं मीडिया में रहते हुए, तो उसमें ये स्पेस है कि आप सच को सच की तरह सामने रख सकें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके केवल 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।
भोजशाला मध्य प्रदेश की है, हम सब मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि हम जो इस सभागृह में बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोग भोजशाला के अंदर गए हैं जो धार में है। मैं 2001 में नई दुनिया अखबार में था और 2005 में मैं एक चैनल में चला गया। मैंने अखबार में रहते हुए और चैनल में जाने के बाद में भोजशाला के एक जैसे घटनाक्रम को कवर किया था, जो जनवरी फरवरी में जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है तो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा वहां बनती है। पहली बार जब मैंने कवर किया था तब मध्य प्रदेश में सरकार दिग्विजय सिंह की थी, और जब मैं दूसरी बार वहां कवर करने दूसरे माध्यम में गया तब सरकार बदल चुकी थी और बीजेपी की सरकार आ गई थी। मुझे जब कवर करने भेजा गया उस मौके पर तो मैंने ये पाया कि उसमें काफी देश भर की निगाहें थी और मध्य प्रदेश का पूरा मीडिया, भोपाल के सारे बड़े पत्रकार वहां डेरा डाले हुए थे। मैंने ये पाया कि वो लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को कवर करते हैं, वो उसको केवल उस दिन की एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह उसका पीछा करते हैं और केवल डाकिये की तरह रहते हैं और अपना बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। उनकी नजर में ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, केवल कानून और कानून व्यवस्था का मामला है कि आज नमाज भी होना है, पूजा भी होना है, शुक्रवार भी है और बसंत पंचमी भी है। इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय केवल हमारी संकुचित और सीमित दृष्टि की वजह से वो राजनीति का और कानून व्यवस्था का वनडे मैच होकर रह जाता है। मैं जब उस भोजशाला के अंदर पहली बार दाखिल हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं इजराइल मुझे जाने का अवसर मिला है और ओल्ड जेरूशलम में एक छोटी सी दीवार है, केवल 400 मीटर की पुरानी, 2-1000 साल पुरानी दीवार है वो। और उस दीवार के सामने जब दुनिया का कोई भी यहूदी आके खड़ा होता है 2 मिनट प्रेयर के लिए और अपना माथा उसको स्पर्श करता है, मैं एक पूरा दिन वहां बिताकर आया हूं और मैंने ये महसूस किया कि उस दीवार को केवल सामने आने मात्र से और उसको स्पर्श करने मात्र से वो अपने 3-4 हजार साल के समृद्ध इतिहास का कोई जैसे पासवर्ड मिलता है उसको, एक यहूदी को। वो सिर्फ 2 मिनट खड़ा होता है वहां। उसकी तुलना में भारत में मैं देखता हूं कि हमारे गांव में वो दीवारें हैं, गांव में वो स्मारक हैं और हम इतने डिस्कनेक्ट हैं उससे, पूरी तरह डिस्कनेक्ट हैं। वो भोजशाला हमारे लिए केवल इसलिए कवर करने की लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू है, पूरा मीडिया अपने अंधों की तरह पूरी एनर्जी वहां वेस्ट करता है, कोई उसके वास्तविक इतिहास पे बात नहीं करता कभी। जब मैं वहां गया और मैंने उसको देखा और एक शिलालेख बिल्कुल इस दरवाजे की साइज का होगा, जैसे प्रिंट आउट में डाल के कोई पत्थर का पीस निकाल दिया हो, वो एक नाटक की स्क्रिप्ट है वो जो उसमें लगी हुई है। उस भोजशाला ने मुझे आकर्षित किया कि मैं इसके वास्तविक इतिहास में जाऊं। इतिहास मेरा विषय नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूं और पूरे समय रिपोर्टिंग में रहा हूं। मैं डॉक्टर एसके भट्ट से मिला जिन्होंने 30 साल परमारों पे काम किया है। मनोज श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं और इंदौर के कलेक्टर रहे हैं। मैंने परमारों की उस पूरे काम पर मैं उनके साथ में उज्जैन गया, मांडू गया और उस भोजशाला में भी गया। और मुझे ये जान के हैरत हुई कि ये अकेली एक भोजशाला नहीं थी, ऐसी 3 भोजशालाएं थी जो राजा भोज ने बनवाई थी। और भोजशाला नाम नहीं था इसका नाम सरस्वती कंठाभरण था। ये एक बहुत बड़े नॉलेज सेंटर थे ये परमारों के समय के, राजा भोज के समय के। पहला सरस्वती कंठाभरण उज्जैनी में बना था, फिर राजा भोज अपनी राजधानी धार लेकर गए, दूसरा वहां बना और तीसरा मांडू में बना। जो उज्जैन में है वो आज भी बिना नींव की मस्जिद अनंत पेठ नाम के मोहल्ले में है, मैं उसके दर्शन करके आया हूँ। भोजशाला जिसे आप धार की विवादास्पद स्मारक मानते हैं वो धार में है, जो मांडू में है वो दिलावर खां गौरी का मकबरा है, कोई जाता ही नहीं है वहां तक। और जब मैंने इसका ये अध्ययन किया तो जब मुझे टेलीविजन में उस इवेंट को कवर करने का मौका मिला तो पहली बार सुबह 7 बजे हम लोग वहां थे और ये सूचना आई कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को अनुमति दी गई है, आप लोग वहां आधा-पौन घंटे शूट कर सकते हैं। ये पहला अवसर था जब उसकी वीडियोग्राफी की जा रही थी। तो मेरे जो संवाददाता थे वहां धार के, मैंने उनसे कहा कि तुम क्या शूट करोगे वहां। मैंने उन्हें बताया कि कैमरा ऑफ मत करना, गेट के अंदर जैसे ही जाओ तो लेफ्ट साइड में जो शिलालेख हो उसको क्लोज शॉट में उसको लेना, फिर लॉन्ग शॉट में उसके एक पिलर पे जाना और 40-50 मिनट की पूरी फिल्म बना के कैमरा ऑफ किए बिना बाहर आना और बाहर उसको पूरा घुमा देना। उस पर कमेंट्री में करूंगा। तो जब वो लेकर आया है करीब 50 मिनट की रिकॉर्डिंग, मैं सहारा समय जो 24 घंटे का एकमात्र सैटेलाइट न्यूज चैनल था रीजनल,
उस पर जब मैंने वो कमेंट्री उसके पीछे की, जो भी मैंने पिछले सालों में उसका अध्ययन डॉक्टर एस के भट्ट के साथ किया था और जिन टेक्स्ट पे गया था, जब उसकी कमेंट्री मैंने अगली बुलेटिन में शुरू की है तो संयोग से जो मेरे चैनल के वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम लेता हूं, प्रभात डबराल, ये उस समय पीसीआर में कहीं नोएडा में निकल रहे होंगे और मेरी कमेंट्री चल रही थी और वो पूरी फिल्म चल रही थी। पहली बार भोजशाला दरअसल है क्या, इसके बारे में कोई नरेट कर रहा है, उसकी कोई कहानी सुना रहा है और लॉ एंड ऑर्डर में नहीं जा रहा है। वो मेरा विषय नहीं है, वो प्रशासन का विषय है, वो बताएंगे, स्क्रोल में चलेगा, मैं नहीं बयान करूंगा उसको कि क्या स्थिति है वहां कानून और व्यवस्था की। मैंने 50 मिनट डॉक्टर एस के भट्ट के हवाले से, भगवती लाल राजपुरोहित के डॉक्यूमेंट के हवाले से, नई दुनिया की लाइब्रेरी में जो विक्रम ग्रंथ जो बड़े बड़े वॉल्यूम में हैं उनमें जो विवरण मिलते थे, मैंने उस पर पूरा 1 वर्ष के अपने सारे साप्ताहिक अवकाश भोजशाला के अध्ययन में लगाए मैंने। और जब वो कमेंट्री की मैंने तो उसके बाद डबराल साहब का मेरे पास फोन आया। मुझे नहीं पता कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं क्या रही होंगी, लेकिन मैं मान सकता हूं कि वो चूंकि दिल्ली में हैं, बरसों दिल्ली में रहे हैं, तो उनकी प्रतिबद्धताएं कुछ भी हो सकती हैं। जब वो खत्म हुआ, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि क्या इसी 50 मिनट की पूरी जो कमेंट्री आपने इसकी फुटेज के बैकग्राउंड में की है, इसको नेशनल चैनल पर कर सकते हो क्या, अपन रिपीट करना चाहेंगे इसको। मैं अगले 5 घंटों तक एक ही कहानी दोहराता रहा, अलग अलग चैनल पर, सहारा समय के कई चैनल थे। नेशनल चैनल पर पहली बार लोगों ने ये देखा कि दरअसल भोजशाला है क्या, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये विवाद का विषय क्यों है, इसमें लगा हुआ भोज क्या कहता है, इसमें शाला क्यों लगा हुआ है, ये विवाद का विषय बनाया किसने है। तो क्या ये केवल बीजेपी का मुद्दा है जो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, सत्ता में आने के लिए इस तरह की समाज को उकसाने वाले, भड़काने वाले, विभाजित करने वाले मुद्दों को उठाती है, अयोध्या हो या भोजशाला हो, क्या केवल ये इतना ही मसला है। इस पर मैंने उसमें बात की और मैंने ये पाया कि अगर आप तथ्यों के आधार पर मीडिया में किसी भी मुद्दे पे जाते हो और अगर वो इतिहास के किसी विषय से संदर्भित है, जुड़ा हुआ है, तो वहां आप इस स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। वहां कुछ लोग ऐसे जरूर बैठे हैं कि इस मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव के वातावरण में सच को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी प्रतिबद्धता के होंगे, थोड़ी तकलीफ उनको होगी। टैगिंग करना बहुत आसान है। जब मैंने इस पे काम किया तो मैंने एक लेख भी लिखा था, उसमें 3 भोजशालाओं के बारे में, जिसको अक्षरा में आपने पिछले साल छापा था। बहुत लोगों ने जो मीडिया के जो प्रचलित अवधारणाओं में गढ़े हुए, जिस तरह की परवरिश में पले बढ़े लोग हैं, उन्होंने बहुत आसान था ये कहना मेरे लिए कि आप क्या संघ से जुड़ गए। ये टैग करना बहुत आसान था कि आप क्या किसी विचारधारा विशेष में चले गए हैं। मैंने पूछा क्यों, इंदौर प्रेस क्लब की बात कर रहा हूं। तो बोले आप ये इतने, मतलब अगर आप इतिहास के वास्तविक संदर्भों में जा रहे हैं तो वो लोग जो इतिहास के उन संदर्भों तक कभी गए नहीं हैं, जिन्होंने जाना उचित भी नहीं समझा है, लेकिन ये कहना उनको अपनी कुर्सी पर कॉफी पीते हुए बड़ा आसान है कि आप किसी उधर चले गए हैं क्या। अच्छा ठीक है, चलो हम चले गए हैं, तो आप किधर हैं भाई, आप किधर हैं। लेकिन मेरा अपना 25 वर्षों का अनुभव से मैं बात कर रहा हूं और ऐसे अनेक उदाहरण अभी दे सकता हूं आपको कि अगर आप वास्तविक संदर्भों में इतिहास से जुड़े विषयों पर, भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपनी किसी भी नीयत से उठा रही हो, लेकिन अगर देश के नागरिकों के सामने आप उसको नॉलेज के पीस की तरह, कि ये आपको जानना क्यों जरूरी है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों जानना जरूरी है आपको, अगर आप केवल उतने में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप चाहे प्रिंट हो, चाहे टेलीविजन हो, और डिजिटल में भी अब जो धुलाई चल रही है वो तथ्यों की वजह से चल रही है। वो कोई फालतू बेसलेस बहस नहीं है, वो तथ्यों पर, जो ऐतिहासिक तथ्यों में जा रहे हैं, जिनको ये पता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड में किस तरह की अंग्रेजों ने व्यवस्थाएं की थी, जिनके बारे में हम नहीं जानते। जिस कैनवस को कुसुमलता जी सामने रखती है, पूरी सारी 20वीं सदी की सारी जो राष्ट्रों की विभाजन रेखाएं नकली उन्होंने खड़ी की हैं, कृत्रिम, तो वो जिस तरह से एक बड़ा कैनवस भारत राष्ट्र के रूप में सामने रखती हैं, जब ये ऐतिहासिक संदर्भ आपके समृद्ध होते हैं, तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मीडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे नहीं बैठे हैं जो आपकी इन चीजों का स्वागत करेंगे और सच्ची जानकारी ले जाने में बाधक नहीं बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के अंतिम चरण में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र तारे जी को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन।
बहुत स्लथ, बहुत क्लांत, बहुत असहाय और बहुत निरुपाय आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे अपनी बात करता हूं। आज जैसे अभी मेरे पूर्व के दो वक्ताओं ने, जिनको बहुत अधिक समय दिया जाना था लेकिन व्यवस्थागत कारणों से ये संभव नहीं हो पाया, विजय मनोहर जी अभी बड़े कैनवास की बात कर रहे थे और आज निश्चित तौर पर एक दिन की संगोष्ठी में जितना अच्छा, जितना सार्थक हमको आदरणीय कुसुमलता जी को सुना हमने, परम आदरणीय मनोज जी ने, जितने ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन तक उनको सुनते रहे। नीरजा मैडम ने बहुत कम समय में बहुत एक दिशापूर्ण बात कही। तो जो बड़े कैनवस पर जो बातें हो रही थी, मैंने एक सूक्ष्म रूप से, मुझे जो विषय दिया गया था, मैंने थोड़ा सा, मनोज जी जब प्रमुख सचिव थे, जिस योजना का उन्होंने जिक्र किया, उस योजना के तहत मुझे हरदा के ऊपर स्वाधीनता संग्राम में हरदा जिला अभी बना, उसकी क्या भूमिका थी, तो जिसके उन्होंने बहुत सारे संदर्भ दिए। मुझे चूंकि मीडिया और इतिहास का ये सत्र रखा गया है, तो उस समय के कुछ समाचार पत्रों, कुछ प्रिंट मीडिया की मैं बात करना चाहूंगा। उस समय सेंट्रल प्रोविंस सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसमें आज के मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ का बरार वाला क्षेत्र, उसमें कुल 1880 के आसपास 7 अखबार प्रकाशित होते थे। उसमें उस छोटे से जिले से होशंगाबाद जिला था, दो प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, एक मौजे नर्मदा और एक मराठी, अंग्रेजी और बाद में हिंदी में भी न्याय सुधा। ये दो समाचार पत्र छपते थे, 7 में से 2 एक जगह से छपते थे। बाद में उस जगह से ओज नाम का, सत्य प्रकाश नाम का, हंटर नाम का, जिसका भी स्वराज संचालनालय कुछ खोज भी कर रहा था, शायद और भी प्रज्ञा प्रवाह से भी कुछ लोग उसको खोज रहे थे। ये सारे समाचार पत्र वहां से प्रकाशित हुए। उसी समय मिशनरी भी अपने दो न्यूज़लेटर निकालती थी। वो न्यूज़लेटर के स्थान कहीं थे, लेकिन उस जगह के बारे में लिखती थी। वो एक इवेंजलिस्ट नाम का था और एक गॉस्पेल इन ऑल लैंड्स। और उसमें मनोज जी जो बातें बहुत विस्तार से काली और गणेश के संदर्भ में बता रहे थे, वो हमारे क्षेत्र के लोगों के धर्मांतरण के लिए, हमारे लोगों को का धर्म बदलने के लिए बड़े बाकायदा वीकली, मंथली उसके डिस्पैच जाते थे। उसमें लिखते थे कि आप अभी हमने इतने गोंड, इतने कोरकू, विशेष रूप से उल्लेख करते थे, एक ब्राह्मण को अभी दीक्षित कर लिया और अभी यहाँ पर और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, अभी हमको फंड की आवश्यकता है। मैं संक्षेप में बस, चूंकि मैं तो ऐसा बैटिंग करने वाला हूँ कि टीम जीत चुकी है लगभग, सब लोगों ने सेंचुरी बहुत लोगों ने बना ली है। तो इस तरह की बातें वो अपने पक्ष से लिख रहे थे। मीडिया का अपना एक पक्ष होता है। मैं न्याय सुधा प्रेस की कुछ चीजें कोट करना चाहूंगा। ये 1885 की बात है और एक छोटी सी जगह जहां उस समय पॉपुलेशन भी कुछ हजार की रही होगी, सदाशिव पटवर्धन उसको निकालते थे। उन्होंने सागर के एक मालगुजार का जिक्र किया कि मुझे इसको बंद करके याद जो है वो इस बताना चाहिए। सागर के एक मालगुजार को कमिश्नर ने बहुत बुरी तरह अपमानित किया। क्यों अपमानित किया? क्योंकि वो देसी जूते पहनकर उस अदालत में चला गया था। इसी प्रेस, मतलब ये बड़े साहस की बात थी कि कमिश्नर की उस समय उन्होंने निंदा की। दूसरा, मकड़ाई के राजा को वो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह इसको भी अपमानित किया जाए। तो होशंगाबाद में वो कोर्ट में पहुंचने में उन्होंने कुछ देरी कर दी। उसके पहले उनका जो मुख्तियार था वो जा चुका था, पहुंच गया था, उसने अटेंडेंस लगा दी थी, लेकिन चूंकि लेट हो गए इसलिए उनको बुरी तरह अपमानित किया। इस बात को लेकर भी न्याय सुधा ने अपनी आपत्ति और अपना अभिमत दर्ज किया। न्याय सुधा प्रेस में ही भाषा, जो पैम्पलेट छपते थे वो अंग्रेजी में छपते थे। इस बात का उन्होंने विरोध किया कि ये हिंदी में छपना चाहिए।
तो जिस तरह की जो आज विमर्श खड़ा हुआ, जो आवश्यकताएं बताई गई, वो एक छोटी सी जगह, एक जो प्रिंट हो रहे थे वो अखबार, वहाँ साइक्लो स्टाइल बहुत सारे पेपर निकलते थे, वो पेपर कहीं भी चिपका देते थे और उनको लोग बड़े एक चेतना का निर्माण भी होता था और उसको खोज कर पढ़ते थे। आज तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया कि आखिर वो कौन लोग थे, शायद आसपास के ही लोग थे। कुछ लोगों ने इंटरव्यू में कहा कि हम लोग थे। ये तो हुई प्रिंट मीडिया की बात। मुझे लगता है जो हमारे पारंपरिक मीडिया के साधन थे, संचार के साधन थे, उसमें यदि हम लोक संस्कृति की बात नहीं करते तो ये पूरा अध्ययन अधूरा रह जाएगा। एक जाति है हरबोला, वो लोग घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, डोर टू डोर अपने इतिहास की उन गाथाओं को सुनाते थे जिन्होंने अंग्रेजों का खासकर विरोध किया। चाहे नागपुर के राजा रघुजी भोसले हो, अप्पा साहेब भोसले हो, यशवंतराव होलकर हो, रानी झांसी हो, नरसिंहगढ़ के चैन सिंह हो, या और भी छोटी छोटी जगह जो छोटे छोटे विद्रोह हुए, लोगों ने प्रतिरोध दर्ज कराया, उन गाथाओं को वो आज तक सुनाते रहते हैं। मुझे लगता है इस संगोष्ठी की पूरी सार्थकता इस बात में निहित है कि आज जितना कहा गया, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के विद्यार्थी अक्सर जब हम लोगों के पास आते हैं तो वो एक चीज का बड़ा संकट बताते हैं, हमको बताइए हम किस विषय पर काम करें। मुझे लगता है एक एक स्कॉलर यदि एक एक इवेंजलिस्ट पेपर को ले ले, गॉस्पेल इन ऑल लैंड्स को ले ले, हरबोला को ले ले, न्याय सुधा को ले ले, भारत भानु को ले ले, हर जिले में ऐसी विस्मृत और ऐसी अदृश्य सामग्री आज भी छुपी हुई है जो सब लोगों के संज्ञान में नहीं आ पाई। वो जिस योजना का मनोज जी ने जिक्र किया था, उस योजना के पूरे 52 जिले जब पूर्ण हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक नई सामग्री यहाँ सबके सामने उपलब्ध होगी। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना, ये अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस सत्र में 2 वक्तव्य हुए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक थे, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ केतकर जी को, विजय मनोहर तिवारी सर को और धर्मेंद्र पारे जी को। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान, हमारी छात्र छात्राएं और इस जो सेमिनार का आयोजन किया है, सच में मुझे लगता है कई पहलू तो शायद हमने किताबों में पढ़े ही नहीं है। जो चश्मे से हमें लगाया गया, उस चश्मे से हमने उसे देखा। तो मुझे लगता है जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे जो बैठे हैं, वो इन विषयों को देख के और एक नया नज़रिया, जो हमारा एक राष्ट्रवादी नज़रिया होगा, उससे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। और धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। आप लोग यहाँ पे बाहर जाके चाय के लिए आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच।